शर्मा जी का परिवार एक पारंपरिक संस्कारों से जुड़ा परिवार था, जहां दादी राम प्यारी की देखरेख में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। विजय और चित्रा अपने बेटे यश, बहू कीर्ति, पोते सोनू और बेटी सोनम के साथ प्रेम, तकरार और रिश्तों की डोर से बंधे थे। चित्रा बहू, मैंने सोच लिया है, इस बार भंडारा 3 जून को होगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है अम्मा जी, मोहल्ले वालों को भी बता दिया जाएगा। वैसे अम्मा जी, भंडारा यानी पुण्य का अवसर है ना? बिल्कुल बेटा। दादी, भंडारा होगा तो बहुत मजा आएगा। माँ जी, इस बार भंडारे का मेन्यू मैं तय करूंगी। बिल्कुल बहू, तुम्हारा स्वाद और चुनाव दोनों कमाल के हैं। लेकिन पहले छुट्टियों का इंतजाम कर लो, 3 जून को सब फ्री रहने चाहिए। मैं तो अपनी ऑफिस में छुट्टी की अर्जी कल ही दे दूंगा। मैं भी बॉस से बात कर लेता हूँ, 3 जून की छुट्टी पक्की है। मैं प्रिंसिपल मैडम से बात करके छुट्टी ले लूंगी। सोनम को भी बोल दीजिए, कॉलेज से छुट्टी जरूर ले ले। कोई काम आधा नहीं होना चाहिए, इस बार भंडारा बड़ा होगा। दादी, मैं सबको पानी पिलाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल, तुम ही तो असली सेवक निकलोगी इस बार। माँ जी, प्रसाद में क्या क्या रखे? पूड़ी, खीर, चने, आलू की सब्जी, वही पारंपरिक मेन्यू। इस बार खाना बनवाने के लिए किसी अच्छे बावर्ची को बुला लेते हैं। बिल्कुल, पिछले साल वाले हेमंत हलवाई को बुला लेते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था उसने। हाँ, पर समय से बुलाना, देर हुई तो भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज ही फोन करके बुकिंग करवा देती हूँ। और बर्तन, तंबू, पंडाल का क्या करेंगे? मैं और राहुल मिलकर बुकिंग की व्यवस्था देख लेंगे। सरोज बहू को भी न्योता भेज देना। मैं कॉल कर दूंगी उन्हें, और वर्मा जी को भी बता दूंगी। मोहल्ले की बहुओं को भी बुला लेते हैं। बिल्कुल, भंडारा इसलिए तो होता है। दादी, मेहू और चिंटू को भी बुलाओ क्या? हाँ बेटा, तुम तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाना। सब तैयार हो जाइए, 3 जून को भंडारा होगा। भगवान की कृपा से सब भली भांति हो जाए। दादी माँ, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हर काम सफल होगा। शर्मा परिवार के आंगन में आज खास रौनक थी। तभी पड़ोसी गुप्ता जी दरवाजे पर आते हैं और हालचाल पूछते हैं, और घर में इतनी चहल पहल की वजह पूछते हैं। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी, क्या चल रहा है आजकल? अरे गुप्ता जी नमस्ते, इस बार भंडारा रखवाया है 3 जून को। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। सेवा का अवसर आया है बेटा, भगवान का नाम लेकर कुछ भलाई करनी है। घर भर में तैयारी चल रही है, सबने मिलकर जिम्मेदारी ली है। हम सबने छुट्टी ले ली है, बस अब आयोजन में जी जान लगाना है। भंडारे में इस बार हेमंत हलवाई को बुलाया है, स्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी। हेमंत हलवाई? अरे उसकी तो कचौड़ी मशहूर है। आप और भाभी जी जरूर आइएगा, बिना आपके आयोजन अधूरा है। मैंने सरोज आंटी को भी फोन कर दिया है, वो तो बहुत खुश हो गई। भगवान का काम है बेटा, मोहल्ले का हर घर जुड़ेगा तो पुण्य बढ़ेगा। आप सबकी बातें सुनकर और ये तैयारी देखकर मन ना प्रसन्न प्रसन्न हो गया। बस आप सबका सहयोग बना रहे हैं, यही आशा है। अब चिंता मत कीजिए, हम दोनों जरूर आएंगे। तो तय रहा, 3 जून को सेवा भी होगी और संगत भी। शर्मा जी के घर से उठती तैयारियों की गूंज अब पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। मोहल्ले में एक ही चर्चा हो रही थी कि 3 जून को भंडारा है। सुना है शर्मा जी के यहाँ भंडारा हो रहा है इस बार? हाँ दीदी, 3 जून को रखा है, पूरे मोहल्ले को न्योता है। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ ऐसे आयोजन साल में 2 बार होने चाहिए। दादी, इस बार हेमंत हलवाई आ रहा है, फिर तो समझो स्वाद की गारंटी है। मैंने तो पहले ही ऑफिस में छुट्टी डाल दी है इस दिन। शर्मा बहू ने मुझे खुद बुलाया, बोली आपको जरूर आना है। हमें तो इस बार कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। सच कहिए, शर्मा परिवार ने सारी तैयारी और बुकिंग कर ली है, हमें तो बस शामिल होना है। मुझे तो भंडारे की खीर का इंतजार रहेगा, और पूड़ियाँ, वो तो ऐसे फूलती हैं जैसे हॉट पेल में बनी हो। हमारे जमाने में भी ऐसे भंडारे होते थे जो कि मोहल्ले को जोड़ते थे, अच्छा लगता था। और सोचिए, सब दोस्त एक साथ खाना पीना, मस्ती और भक्ति। मैं तो कह रही हूँ पूजा के बाद वहीं बैठकर खाना खा लेंगे सब।
मैंने विजय से कहा है, कोई कमी लगे तो बताना, मोहल्ला साथ है। एक बार फिर से मोहल्ला एक हो रहा है, यही असली खुशी है। शर्मा जी के यहाँ का भंडारा मतलब स्वाद, सेवा और स्नेह तीनों एक साथ। और दादी राम प्यारी जी का तो बस नाम ही काफी है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो पक्का 3 जून को कोई बहाना नहीं चलेगा, सब आएंगे। और इस बार फोटो भी खूब खींचेंगे, यादगार बनाएंगे। शर्मा जी के यहाँ 3 जून को होने वाले भंडारे की खुशबू अब हर घर की चाय में घुल चुकी थी। मोहल्ले की औरतें रसोई छोड़ योजना बना रही थी और हर गली हर मुस्कान में बस एक बात थी, 3 जून को भंडारे में मजा आएगा। मैंने तो साफ बोल दिया, 3 जून को रसोई में पाँव भी नहीं रखूंगी। बिल्कुल दीदी, जब शर्मा जी के यहाँ प्रसाद मिलेगा तो घर में चूल्हा क्यों जलाए भाई? मैंने तो नौकरानी को भी छुट्टी दे दी उस दिन। भंडारी का खाना भगवान का वरदान होता है। अब हमारी उम्र में रोज का झंझट कौन सहे। भंडारे में बैठो, खाओ, चैन से आओ। मैंने तो ऑफिस से छुट्टी ले ली है, सोच रहा हूँ दोपहर में झपकी भी मार लूं। सही सोच रहे हो वर्मा जी, पेट भी भरेगा, नींद भी आएगी और पुण्य भी मिलेगा। दादी, उस दिन पढ़ाई का भी ब्रेक है ना? पढ़ाई तो रोज होती है बेटा, भंडारा तो साल में एक बार आता है। मैंने सासू माँ को बोल दिया 3 जून को सब भजन सुनेंगे और फिर सीधा भंडारा। मेरे तो बच्चे भी पूछ रहे, मम्मी उस दिन टिफिन बनेगा कि नहीं? बोल दो भगवान का टिफिन आएगा उस दिन। मेरे पोते ने तो अभी से प्लेट मांजनी बंद कर दी, बोले भंडारे में डिस्पोजल ही चलेगा। मुझे तो उस दिन की सबसे बड़ी खुशी यही है कि बीवी किचन में नहीं जाएगी। अरे बेटा, जब रसोई ना जले तो घर भी ठंडा ठंडा लगता है। और जब स्वादिष्ट पूरियां मिले तो घर का बेस्वाद दाल चावल कौन खाए? उस दिन हम सब बहुएं बाहर की कुर्सियों पर बैठेंगी बिना बर्तन धोए। मुझे तो खीर का इंतजार है, खीर कटोरी में पेट नहीं भरता। खीर तो सबका दिल जीत लेती है। शर्मा परिवार ने जो कर दिखाया है, आजकल कोई करता ही कहाँ है। और सबसे बढ़िया बात, हम सब एक साथ बैठ कर खाएंगे। इस बार सेल्फी भी खूब खींची जाएगी। और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको पहुंचना है। हम सब सुबह से तैयार हो जाएंगे, पहले पूजा फिर प्रसाद। और घर में गैस का खर्चा भी बचेगा, डबल फायदा। शर्मा जी के घर में 3 जून के भंडारे की तैयारी पूरे जोश में चल रही थी। आंगन में फूलों की माला बन रही थी, रसोई में लिस्ट तैयार हो रही थी और मोबाइल पर लगातार बुकिंग्स हो रही थी। लेकिन जहाँ घर में तैयारी होती है वहाँ तकरार भी लाजमी होती है। देख लेना यश, भंडारे में कोई भूखा ना लौटे, समझे? हाँ दादी, पर अगर सब यूं ही खर्च बढ़ाते रहे तो पहले घर के लोग ही भूखे रह जाएंगे। भगवान के नाम पर खर्च हो रहा है यश, ना कि किसी शादी में। तुम दोनों बहस बंद करो, अभी पंडाल वाले को एडवांस भी देना है। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, सारी सब्जी की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी है। और मुझसे सजावट की उम्मीद है, जैसे मैं कोई इवेंट मैनेजर हूँ। सोनम, तुम्हारा सजावट से मन भर गया हो तो मेरी जगह सब्जी की लिस्ट बना लो ना। अरे भाभी, मैं कोई सब्जी वाली लगती हूँ क्या? बस करो दोनों, सेवा में मन लगाओ, बहस में नहीं। मैंने पानी वाले को फोन कर दिया है, पर टैंकर देर से आएगा। और जो मिठाई का ऑर्डर करना है वो अभी तक किसी ने तय नहीं किया। पापा, मिठाई में रसगुल्ला रहेगा या गुलाब जामुन? अरे जो सस्ता पड़े वही रख ले बेटा। खाना भगवान के लिए है, इसमें सस्ता दिखना अच्छा नहीं लगता। हेमंत हलवाई से कहना खीर गाढ़ी बननी चाहिए और पूड़ियाँ फूली हुई। दादी जी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सारी सब्जी का सामान कल शाम तक आ जाएगा। और ताजी चटनी बनवाना, बोतल वाली मत लाना इस बार। ठीक है भैया। हलवाई बुक हो गया है, अब टेंट और माइक की बुकिंग फाइनल करनी है। मैंने माइक वाले को कह दिया, इस बार भजन अच्छे वाले हो। सब तैयार हो जाएगा, बस लड़ाई थोड़ी कम हो जाए तो अच्छा होगा। भाभी, लड़ाई नहीं, ये तो भक्ति वाला तड़का है। और याद रखो, जितना प्रेम से बनाओगे उतना ही स्वाद भगवान तक पहुँचेगा। 3 जून की सुबह शर्मा परिवार के आंगन में तैयारियों की रौनक थी। तभी गुप्ता जी और उनकी पत्नी सरोज जी मदद के लिए शर्मा जी के घर पहुंचे। राम राम शर्मा जी, आज तो बड़ा उल्लास दिख रहा है। राम राम गुप्ता जी, भक्ति का दिन है, उत्साह तो होना ही चाहिए। बहू, कुछ मदद की जरूरत हो तो बता देना, हम खाली ही हैं। बहन जी, आप तो बस दुआ कीजिए, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है। सच गए तो इतनी व्यवस्था देकर हम तो दंग रह गए।
सब बच्चों का प्रयास है, हम बस देख रेख कर रहे हैं। सूरज जी, आपके हाथों का अचार याद आ गया, खिचड़ी में वो डाल दूं? हाय नहीं बहू, आज तो तुम्हारे घर का प्रसाद ही स्वादिष्ट लगेगा। गुप्ता अंकल, पंडाल का डेकोरेशन कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। ये तुम्हारा आइडिया है क्या? जी, भैया बोले थे कम खर्च में बढ़िया दिखना चाहिए, तो वही किया। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, सुंदर और सादा। गुप्ता जी, आज सेवा से जुड़ने वाले हर जन पूज्य है। दादी जी, हम तो बस पूछने आए कि कोई बोरी उठानी है तो कह दीजिए। अरे नहीं, अभी सब हल्का काम है, बाकी लोग तैयार हैं। तब तो हम यहीं बैठ जाते हैं, भजन भी सुन लेंगे और सेवा का सुख भी मिलेगा। बहन जी, आपके आने से मन प्रसन्न हो गया। गुप्ता अंकल, आपके लड्डू वाले डिब्बे इस बार नहीं आए? अरे बिल्कुल आएंगे, पर प्रसाद की बात, पहले भगवान का भोग लग जाए। आप दोनों यहीं रहिएगा, भंडारे की शुरुआत में आज से ही आरती करवानी है। इस बार का आयोजन सबका है, किसी एक परिवार का नहीं। यही सोच मोहल्ले को जोड़ती है शर्मा जी, और भक्ति का यही रूप सबको जोड़ता है। जिसमें सादगी हो, समर्पण हो, वही सच्चा आयोजन कहलाता है। सब हो गया मम्मी जी, बस हलवाई का इंतजार है। शर्मा जी के भंडारे की महक अब दूर तक फैल चुकी थी। तभी वर्मा जी का परिवार वहां पहुंचा। तारीफों की बौछार हुई और बातचीत हुई। राम राम शर्मा जी, आपका भंडारा तो वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है। राम राम वर्मा जी, आप जैसे लोग तारीफ करते तो मेहनत सफल हो जाती है। इतने भरे घर में इतना बड़ा आयोजन, सच में बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा है जी, और मोहल्ले का साथ भी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे इतनी व्यवस्था हो सकती है इतने सादगी से। सब बुकिंग वालों का कमाल है, हमने तो बस मेहनताना दिया है। पर आप लोगों की सोच और भावना सबसे ऊपर है। बेटा, सेवा का भाव हो तो सब आसान लगता है। आंटी, डेकोरेशन तो किसी शादी से कम नहीं लग रहा। धन्यवाद, सजावट के लिए सोनम ने बड़ी मेहनत की है। मैंने सोचा भगवान का घर भी तो सुंदर लगना चाहिए ना। आप लोगों की ये भावना ही आयोजन को खास बना देती है। हमने सोचा सिर्फ प्रसाद बांटना है, पर बात बढ़ते बढ़ते आयोजन बन गई। और जो बात दिल से शुरू हो वो रुकती कहाँ है। हमने हलवाई से साफ कहा है, स्वाद में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आज का दिन तो यादगार रहेगा। हमें बस यही चाहिए कि हम सब संतुष्ट और प्रसन्न रहें। चलिए, अब सब आरती का समय हो रहा है। शर्मा जी के घर का भंडारा मोहल्ले के बच्चों के लिए उत्सव बन गया था। रास्ते में बच्चे सबको न्योता देते हुए चले जा रहे थे। अरे चिंटू, आज हमारे घर भंडारा है, आना जरूर। मम्मी को बोल देना खाना मत बनाना आज। खीर पूरी और रसगुल्ला मिलेगा, भूलना मत। झूठ तो नहीं बोल रहा, भगवान की कसम सबसे बढ़िया भंडारा है। चलो चलो, सबको बुलाते हैं, भीड़ लगवानी है। उधर बच्चे मेहमान बुला रहे थे, इधर हेमंत हलवाई का फोन आया और उसने आने से मना कर दिया। शर्मा जी का पूरा परिवार घबरा गया। शर्मा जी, बहुत अफसोस है, पर आज के भंडारे में आ नहीं पाएंगे। क्या? अब ये मत कहो हेमंत, सारा खाना सारी व्यवस्था तुम्हारे भरोसे है। हम जानते हैं साहब, पर मजदूरों ने एंड वक्त पर मना कर दिया। अब अकेले मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे पर तुमने कल ही कहा था सब तय है, फिर अचानक ये क्या हो गया? रात से ही सब पलट गया। बहुत कोशिश की पर कोई मिलने को तैयार नहीं। अरे कम से कम किसी को तो भेज दो। अब हम क्या करें? माफ करिए साहब, अगली बार पूरा निभाऊंगा। अब तो ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाए। हेमंत हलवाई ने आने से इनकार किया और शर्मा परिवार में तनाव छा गया। मोहल्ले वाले भी मायूस हो गए। तभी राम प्यारी और लीलावती दादी ने मिलकर समाधान निकाला। अब क्या होगा मम्मी जी, इतना बड़ा भंडारा और हलवाई ही नहीं आया। सब मेहनत पर पानी फिर गया, समय भी नहीं बचा। अब मैंने तो फोटो तक तैयार कर लिए थे, अब कुछ नहीं होगा क्या? सोनू का तो मन ही टूट गया है, सबसे क्या कराया था वो। अरे चिंता क्यों करते हो, जब मोहल्ला साथ है तो क्या कमी है। ठीक कहा राम प्यारी, सब मिलकर बनाएंगे खाना, यही तो असली सेवा है। लेकिन इतनी चीजें इतने लोग कैसे संभाल पाएंगे? कोई 2 लोग मिलकर सब्जियां काट लेंगे, 2 लोग मिलकर पुड़िया बेल लेंगे, कुछ लोग रायता बना लेंगे, कुछ लोग खीर बना लेंगे। एकता और हिम्मत से सब हो जाएगा। हमारी पीढ़ी में ऐसे ही काम होते थे, मिल बांट कर। तो फिर देर किस बात की, सबको बुलाओ, मोहल्ला ही हमारा हलवाई है आज।
3 जून की चिलचिलाती गर्मी में युवा और मोहल्ले की बहुएं काम से बचना चाहती थी, मगर राम प्यारी और लीलावती दादी की सीख ने सबका मन बदल दिया। इतनी गर्मी में काम, मैं तो बैठने भी नहीं आई थी। भाई हमने तो सोचा था बस खाने आएंगे, ये सब कौन करेगा? सही कह रहा है, भंडारे में काम थोड़ी ना करते हैं, हम तो मेहमान हैं। मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी, आटे को सारा मेकअप बह जाएगा मेरा। हमने तो सोचा था तैयार होकर आएंगे, ये कौन सा पहनावा है काम के लिए? गर्मी में झुलस रहे और यहाँ सब्जियां काटने को कह रहे हैं। बिटिया, सेवा करने से बड़ा सौंदर्य कोई नहीं, पसीना मेहनत का गहना होता है। बेटा, हाथ से बनी चीजों में जो स्वाद होता है वो होटल या हलवाई नहीं दे सकता। दादी आपकी बात सच्ची है, लेकिन आदत नहीं है ना। तो अब सीख लो बिटिया, भगवान का काम है, हाथ बटाओगी तो पुण्य मिलेगा। हमारे यहाँ तो शादी में भी इतना पसीने नहीं निकले थे। तो समझो भगवान ने आज तुम्हारी परीक्षा का दिन रखा है। अच्छा ठीक है, बताइए क्या करना है? मैं सब्जी छाट दूंगी, मेकअप बाद में कर लूंगी। मैं रसोई में पानी की व्यवस्था कर देती हूँ। ठीक है, मैं कुर्सियाँ सजा देता हूँ। चलो यार, अब सब कर रहे तो हम भी करते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, आज तुम सब ने सच में दिल जीत लिया। औरतें, आदमी और बच्चे सभी भंडारे की तैयारी में जुट गए। हंसी ठिठोली भी थी और थोड़ी झुंझलाहट भी। ये देखिए मम्मी जी, आटा गूंथते गूंथते तो हाथ अकड़ गए। मेहनत में ही तो असली मजा है। मम्मी, इस गर्मी में तो भंडारा युद्ध लग रहा है। कौन कहता है हम बूढ़े हैं? देखो मैं भी बेल रहा हूँ पुड़िया। पापा, पूड़िया बेलो लेकिन गोल होनी चाहिए, नक्शा नहीं। मैंने झटपट चिप्स चाट दिया, मैं खेलूं? काम पूरा कर ले बेटा, फिर खेलने भी मिलेगा और मिठाई भी। दादी मुझे रसगुल्ले चाहिए, काम बाद में करूंगा। हमने झाड़ू लगाया है, अब छुट्टी दो ना। यश, तुम्हारा दोस्त राहुल सब्जी काटने के बहाने छत पर भाग गया, देखो। फिर मैं तो प्यास से बच रहा था, आंसू रोकना मुश्किल है। इतना हंसी मजाक ठीक है, पर काम भी तो करना है। दीदी, हंसते हंसते ही काम होगा तो थकावट नहीं लगेगी। अब ये बताइए, इतनी गर्मी में चूल्हे के पास कौन बैठेगा? हम बैठेंगे, क्योंकि सेवा ठंडे दिल से होती है, गर्मी से डरती नहीं। भंडारा में देर होने लगी, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज हुए, मगर उन्हें समझाने पर वो मान गए। तैयारियां अब तेजी से चलने लगी। अभी तो खाना नहीं लगा, क्या हुआ? इतनी गर्मी में इंतजार करवाना ठीक नहीं है। थोड़ी देर हुई है बेटा, पर मन से बना खाना ही स्वाद देगा। सब सेवा भाव से लगे हैं, थोड़ा धैर्य रखो, आनंद आएगा। अब तो भूख के मारे आंखों में खाना दिख रहा है। बस 5 मिनट और, गर्मा गर्म पुड़िया आ ही रही है। मम्मी, ये रायता कैसे बनेगा? दादी से पूछ लूं क्या? हाँ, राम प्यारी माँ जी से ही पूछ ले, वो झट से नुस्खा बता देंगी। मैं YouTube पे देख रही थी, बिना हलवाई के भंडारा कैसे करे। भाई ये देखो, एक वीडियो है, 100 लोगों के लिए खीर यही बना ले क्या? तजुर्बा ही असली किताब है बच्चों, वीडियो बाद में देखना। हाँ, सच्चा स्वाद तो तब आता है जब दिल से बनाओ रेसिपी, चाहे कहीं से भी लो। आखिरकार सब कुछ बन गया, भंडारा शुरू हुआ। देखिए पापा, बिना हलवाई के भी क्या गजब का भंडारा हुआ। बिल्कुल बेटा, मेहनत और साथ हो तो सब मुमकिन है। इतनी तारीफें मिल रही हैं, मजा तो तब आया जब खुद से सब किया। सच कहूँ, हलवाई होता तो हम बस खा के चले जाते, अब तो याद रहेगा। अब समझ में आई दादी की बात, सेवा में ही असली आनंद है। सबने दिल से काम किया तभी तो इतना स्वाद आया। हमारी बहुएं, बेटियां, सब ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, यही तो असली परिवार की पहचान है। जितना पसीना बहा उतनी मिठास घुली इस भंडारे में। अब की बार तो मोहल्ला भी एक परिवार बन गया। सबने मिलकर जो किया वो किसी हलवाई से नहीं हो पाता। मोहल्ले के सभी लोगों ने भंडारे की दिल खोल कर तारीफ की। हर निवाले में मेहनत और एकता का स्वाद था जो सबके दिलों को छू गया। मम्मी, ये सीरियल में जो लड़की पुलिस वाली बनी है ना, भैया के लिए हम बिल्कुल ऐसी ही दुल्हन लेकर आएंगे। क्या पर्सनालिटी है सच्ची में, 2-4 को तो ऐसे ही उठक कर पटक दे। अरे चुप कर तू, मुझे नहीं चाहिए ऐसी परकटी मर्दानी बहू जिसे देखकर यही समझ में ना आए कि हम बहू लाए हैं या दामाद। मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी जिसके कमर तक नागिन की तरह लहराते लंबे बाल हो। जब वो पायल पहनकर छम छम करके चले ना, तो मोरनी की लचक भी उसके सामने फेल हो जाए।
बोले तो फूल झड़े और हंसे तो घर महक जाए। मम्मी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा ही हो रहा है? अरे बहू ढूंढ रही है या शायरी लिख रही है? ऐसी बहू आपको इस जन्म में तो मिलने से रही। अरे मिलेगी कैसे नहीं, अपने बेटे के लिए मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगी, लेकिन अप्सरा जैसी दुल्हन ला कर रहूंगी। मुझे लगता है इस जन्म में तो हमारा साथ भगवान ने लिखा ही नहीं है, अगला जन्म मिला तो देख लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ है, कुछ बताओगे? दिव्या, तुमने अपना हुलिया देखा है? मेरी माँ कभी भी तुमसे मेरी शादी नहीं करवाएगी और घर वालों के खिलाफ जाकर मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे लेकिन अचानक से ऐसी क्या खराबी हो गई मेरे हुलिये में? आज तक तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। मेरी जान, मुझे तो तुम अभी भी अच्छी लगती हो। मेरी बॉडी बिल्डर नेशनल चैंपियन, मुझे गर्व है तुम पर। लेकिन मेरी माँ है ना, उनकी आदर्श बहू की डेफिनेशन सुन लोगी तो तुम भी क्विट कर लोगी। अच्छा, ऐसा क्या चाहिए उन्हें अपनी बहू में? मेरी माँ को कमर तक चोटी लटकाने वाली बहू चाहिए, जो मोरनी की तरह मटक मटक कर चले, फूलों की तरह नाजुक हो, जो बोले तो फूल झड़े। तुम बताओ, तुम्हारे अंदर इनमें से कोई एक भी गुण है? तुम पूरा दिन जिम में बिताने वाली लड़की हो, तुम्हारे अंदर नजाकत का ना भी नहीं है। बाल तो तुम्हारे मुझसे भी छोटे हैं और बाजुओं में इतनी ताकत है कि किसी को भी एक थप्पड़ में धूल चटा सकती हो। और उन्हें छुई मुई सी बहू चाहिए। अरे भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मर्दाना हो। तो सिर्फ छोटे बाल और मर्दाना चाल के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? अरे कुछ तो तरीका होगा ना जिससे हम तुम्हारी मम्मी को कन्विंस कर सके। यार, मम्मी को कन्विंस करना इतना आसान होता तो मैं मुंह लटकाकर तुम्हारे सामने बैठा ना होता। बाल से ही दिक्कत है ना? बाल तो नकली भी लगाए जा सकते हैं। बाकी चाल और बोली सुधारने की मैं कोशिश करती हूँ। बस तुम जाकर ना मम्मी को बताओ कि तुमने उनके लिए बिल्कुल वैसी ही बहू ढूंढ निकाली है जैसी उन्हें चाहिए थी। बाकी सब मैनेज हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम कल से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगले दिन समर और दिव्या बाजार जाकर एक लंबे बालों वाली विग, साड़ी और ऊंची हिल वाले सैंडल खरीद कर ले आते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये पैंट शर्ट छोड़कर साड़ी पहनने की आदत डालनी होगी और ये स्पोर्ट शूज की जगह हील वाले सैंडल पहनकर चलने की प्रैक्टिस करो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अभी साड़ी पहनकर आती हूँ। दिव्या अंदर कमरे में जाकर साड़ी पहनकर बाहर आ ही रही थी कि उसका पैर साड़ी में उलझ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। मैंने कहा था ना, ये साड़ी सूट पहनना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी लंबी साड़ी बनाने की जरूरत ही क्या है? कितनी बार लपेटा मैंने, फिर भी चलते चलते पूरी की पूरी साड़ी खुल गई। अरे वाह रानी, ऐसे लपेटने से साड़ी नहीं पहनी जाती। तुम रुको, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे देखकर सीखने की कोशिश करो। दिव्या बार बार वीडियो देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करती है और आखिर में उसे साड़ी पहनना आ ही जाता है। देखा तुमने, आ गया ना मुझे साड़ी पहनना। आज तो मैं तुम्हें सुपर मॉडल की तरह हील्स और साड़ी पहनकर ट्रीट जाने वाली हूँ। दिव्या साड़ी तो ठीक से पहन लेती है, लेकिन पेंसिल हील को अंडर एस्टिमेट कर लेती है। जैसे ही वो हील्स पहनकर 2-3 कदम आगे बढ़ती है कि उसके पैर इम्बैलेंस हो जाते हैं और वो नीचे गिर पड़ती है। कर लिया इम्प्रेस? अरे यार, तुम मम्मी के सामने भी ऐसा ही करने वाली हो क्या? हील पहनकर नजाकत से पैर रखा जाता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े कदम रखोगी तो धूल ही चाटनी पड़ेगी ना। अरे यार, इतने अच्छे अच्छे शूज मिलते हैं बाजार में, क्या शौक रहता है ये लड़कियों को ऐसी हील्स पहनने का। मेरे तो पाँव भी दर्द करने लगे हैं। अरे यार, टेंशन मत लो, देखो एक बार बस शादी हो जाए, शादी के बाद हम लोग बैंगलोर सेटल हो जाएंगे, जहाँ तुम जैसे चाहे वैसे रहना। बस कुछ दिनों के लिए माँ को खुश कर दो, ठीक है? ठीक है। लड़कों की तरह छोटे बाल और पैंट शर्ट पहनकर आजाद पंछी की तरह रहने वाली दिव्या ने सास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हील और साड़ी पहनकर चलने की जमकर प्रैक्टिस कर ली थी। हाँ, वो बात अलग है कि ये सब सीखते हुए कितनी बार उसने अपना मुंह तुड़वाया, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। खैर, वो दिन भी आ गया जब समर अपनी माँ कांता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आता है। अरे वाह बेटा, सच में बहुत खूबसूरत हो तू। मैंने चाहा था मेरी बहू के कमर तक लंबे बाल हो, लेकिन तेरे बाल तो घुटने तक है। हाय, जब तू चलती है ना तो तेरी चोटी नागिन की तरह बल खाती है। तू देखना, ऐसी जोरदार रिसेप्शन पार्टी दूंगी ना मैं कि सारी बिरादरी देखती रह जाएगी। दिव्या बेटा, तू ऐसा करना, आज से ना रोज बड़ी सी काले रंग की बिंदी लगाया करना,
ताकि किसी की नजर ना लग जाए तुझे। अरे मम्मी बस भी करो, कोई नजर नहीं लगा रहा है आपकी बहू को। जल्दी ही बड़ों के आशीर्वाद से दिव्या और समर की शादी हो जाती है और वो शादी करके समर के घर पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, समर थक गई हूँ मैं ये नकली जीवन जीते हुए। ये दिन भर भीगी बिल्ली की तरह नजरें झुकाकर जी मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, अब मुझे घुटन होती है यहाँ पर। अरे भाई इसमें घुटन जैसी क्या बात है? हिंदुस्तान की 90% लड़कियां शादी के बाद ऐसे ही तो रहती है। तुम कोई अलग या अजीब काम तो नहीं कर रही हो? समर, हिंदुस्तान की 90% लड़कियां मेरी तरह पहलवान भी तो नहीं होती। अरे मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। और देखो, तुमने वादा किया था कि बस कुछ दिन की बात है। यहाँ दिन पर दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, जिम नहीं जा रही हूँ। बस सुबह से लेकर रात तक पराठे बना बना कर खिला रही हूँ सबको। अरे पराठे खा खा कर तो मेरा मुंह भी पराठे जैसा हो गया है। मैं समझता हूँ दिव्या, लेकिन ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। वहाँ जाकर तुम्हें ये नकली बाल और साड़ी पहनकर मटक मटक कर तो नहीं चलना पड़ेगा कम से कम। तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि बैंगलोर का मैटर क्लियर हो जाए। अगले ही दिन दिव्या माँ की तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है। मायके में, मम्मी मेरा प्रोटीन शेक खत्म हो गया है और अंडे भी नहीं है। बहुत दिन से मैंने अपनी प्रोटीन डाइट भी नहीं ली है। मैं बाजार से सब लेकर आती हूँ। दिव्या अपनी विग हटाकर पैंट शर्ट पहन लेती है और बिना चूड़ी बिंदी सिंदूर लगाए पापा की बाइक लेकर बाजार के लिए निकल जाती है। शीतल बेटा, मुझे जरा बाजार से कुछ सामान लेना है, मैं आती हूँ कुछ देर में। और कांता जी भी घर का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकल जाती है। सारा सामान खरीदने के बाद जैसे ही कांता घर आने के लिए रिक्शा पकड़ रही थी, तभी उसे सामने से बाइक स्टार्ट करते हुए दिव्या दिखाई देती है। अरे ये कौन है? शक्ल तो इसकी बिल्कुल दिव्या जैसी लग रही है, लेकिन ये तो कोई लड़का लग रहा है। क्या चक्कर है भाई? इसे ही बुलाकर पूछती हूँ। कांता जोर से आवाज लगाती है, दिव्या। सास की आवाज सुनकर दिव्या चौंक कर कांता की तरफ देखती है, लेकिन रुकने की बजाय तेजी से बाइक स्टार्ट करके वो वहां से निकल जाती है। ये भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मम्मी जी ने मुझे पहचान लिया। अब क्या होगा? सारे किए कराए पर पानी फिर गया। समर मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। घर पहुंचकर, समर बेटा, यहाँ तो आ जरा। क्या बात है मम्मी, क्या हुआ? अरे बेटा, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में हूबहू बहू की ही शक्ल का एक लड़का देखा। वो बाइक चला रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दिव्या तो इकलौती संतान है अपने माँ पापा की। उसका ना कोई भाई है ना बहन। आपको दूर से देखने में वहम हुआ होगा। बेटा, अभी तेरी माँ इतनी बूढ़ी नहीं हुई। अरे अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दूंगी क्या? वही आंखें, वही चेहरा, वही नाक, बिल्कुल दिव्या ही थी। बस उसके सर पर ना बिल्कुल जरा जरा से बाल थे और पैंट कमीज पहना हुआ था। वो दिव्या का भाई ही था। जैसे ही मैंने दिव्या कहकर आवाज लगाई ना, उसने मेरी तरफ भी देखा और फिर उसके बाद बाइक स्टार्ट करके भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मम्मी ने बाजार में दिव्या को ही देख लिया और वो उसे दिव्या का भाई समझने की गलती कर रही है। क्या करूं, हम लोग तो बहुत बुरे फंस गए। अच्छा मम्मी, मैं ना अभी दिव्या को फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ, वही बताएगी कि ये सब क्या चक्कर है। सॉरी समर, मुझे क्या पता था कि बाजार में मुझे मम्मी जी दिख जाएंगी। तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। कितनी बार समझाया था कि बस कुछ दिन की बात है, थोड़े दिन और ये नाटक कर लो, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी थी ना ये सब नाटक खत्म करने की। लो, हो गया तुम्हारा नाटक आज से खत्म। अब सबको सच बताते थे, उसके बाद या तो मुझे घर से निकाल देंगे या तुम्हारा और मेरा तलाक करवा देंगे। अब तुम सोच लो, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन तुम्हें ज्यादा सही लग रहा है? अरे मैंने बोला ना सॉरी, अब कितना सुनाओगे? अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक आइडिया है। मम्मी जी को यही लग रहा है ना कि जिसे उन्होंने बाजार में देखा वो मेरा भाई था, तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? उन्हें यही बताते हैं कि वो मेरा भाई ही था। अच्छा, अब तुम्हारा भाई भी पैदा करवा दे। अरे भाई, अगर मम्मी ने उनसे मिलने के लिए कहा तो फिर बाकी की स्टोरी क्या सुनाओगी? तुम्हारी शादी में भाई क्यों नहीं आया था और आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई भाई भी है? अरे वो सब मैं देख लूंगी। वो सब करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी कहानी है। तुम चिंता मत करो, मैं घर आ रही हूँ और मैं फ़ोन करके मम्मी जी से बात भी कर लेती हूँ। मम्मी जी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपको ये सच पता चले
कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है जो हूबहू मेरी ही शक्ल का है। देखा, मैंने एक नजर में पहचान लिया था कि वो बहू का भाई है। अब तू मुझे ये बता कि तूने आज तक ये बात छुपा कर क्यों रखी? अरे जुड़वा भाई है तो है, और तेरे मम्मी पापा ने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? वो क्या है ना मम्मी जी, हम लोगों ने मेरे भाई पिंटू से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं और वो हमारे साथ हमारे घर में भी नहीं रहता। पापा तो उसे अपना बेटा ही नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अरे बेटा, घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े नाराजगी तो होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको बेदखल कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, तुम पिंटू को लेकर घर जाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अरे मम्मी जी, आप क्या करोगे उससे मिलकर? मैंने बताया ना आपको, एक नंबर का गुंडा है, बात करने तक की तमीज नहीं है उसमें। दिव्या अपने भाई पिंटू को सास से न मिलने देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कांता तो अपनी जिद पर आ गई थी कि उसे पिंटू से मिलना ही है। कुछ देर बाद कांता के दरवाजे की घंटी बजती है और उसके सामने खड़ा था पिंटू। नमस्ते आंटी, आपने मुझे बुलाया? आओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। क्या अपना घर मेरे नाम करने का इरादा है क्या, जो इसे अपना घर समझूं? वैसे मेरी बहन को इस घर में देखकर तुम्हारा मन नहीं भरता क्या, जो मेरे को भी इधर बुलाया? अरे बेटा, तुम तो नाराज हो रहे हो। ए गुलाबी लिपस्टिक, चल एक कप चाय और कड़क पकोड़े बना कर लेकर आ। मैं? तेरे को हिंदी समझता नहीं है क्या? येड़ी है क्या? मम्मी, मुझे ना ये पिंटू बहुत पसंद है। अब तो ये हमारा रिश्तेदार हो गया, आप इससे मेरी शादी की बात चलाओ ना प्लीज। अरे बहू को आने दे, बाद में बात करते हैं। कुछ देर बाद पिंटू वहां से चला जाता है और दिव्या वापस अपने ससुराल आ जाती है। भाभी, कितना तो अच्छा है आपका भाई, आप लोगों ने ना बिना बात ही उसे बदनाम करके रखा है। आप मेरे रिश्ते की बात चलाओ ना उनके साथ। है क्या? गुंडा मवाली है वो, उससे क्यों शादी करनी है तुम्हें? माँ जी समझाइए ना इसे। अरे जब इसे गुंडे ही पसंद आते हैं तो मैं क्या करूं, इसीलिए तो आज तक कंवारी बैठी है, और फिर कल को ये कोई बाहर का गुंडा मवाली पकड़ कर लिया है। इससे तो अच्छा है ना कि ये तेरे भाई से ही ब्याह कर ले। हाँ, आप ठीक कह रही हो माँ, मैं पिंटू से बात करता हूँ, मेरी बात नहीं डालेगा। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम यही कहना चाहती हो ना, अगर पिंटू की शादी शीतल से होगी तो तुम इस शादी में शामिल नहीं होगी। अरे ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। रात को कमरे में, अरे अब ये क्या नया तमाशा पाल लिया तुमने? अब मैं शीतल से शादी करूंगी क्या? सुनो ना, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन माँ, पिंटू शादी के लिए मान गया है, बल्कि वो तो खुद ये शादी करना चाह रहा था। आज शाम को वो हमारे घर सगाई की अंगूठी लेकर आएगा। वो चाहता है कि हम सादगी से उसकी शीतल से सगाई करा दे। प्लान के मुताबिक दोपहर में ही दिव्या अपने मायके चली जाती है और शाम को पिंटू शीतल से सगाई करने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। सगाई के बाद, ए गुलाबी लिपस्टिक, मेरे साथ घूमने चलेगी? मैंने होटल में कमरा बुक करा रखा है। जहाँ तुम ले जाओगी मैं तो खुशी खुशी चलने को तैयार हूँ। बहुत मोटी चमड़ी इस शीतल की, होटल में जाने को भी तैयार होगी। ठीक है, कल मेरे को डिप्लोमेट होटल में मिलना, रूम नंबर 291। ठीक है। अगले दिन जब शीतल रूम नंबर 291 में पहुंची तो उसने देखा कि पिंटू वहां किसी और लड़की के साथ कमर में हाथ डाले बैठा था। अब इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। अरे वाह, ये होती है असली गुंडे की पहचान। तुम तो बड़ी दिलेर निकली। मंगेतर के सामने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती पिंटू। अरे मेरे राजा, तुम कहाँ छिपे हुए थे आज तक? आई लव यू लव यू लव यू सो मच। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है, चुड़ैल की तरफ पीछे पड़ गई है, किसी तरफ पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिंटू का एक्सीडेंट करवा के मार देते हैं। अब तो एक यही रास्ता बचा है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन ठहरिए, इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। पिंटू की शीतल से सगाई के बाद दिव्या बहुत टेंशन में रहने लगी थी। एक दिन सुबह के समय, दिव्या बहू, और इतनी सुबह सुबह मम्मी जी मेरे कमरे में क्यों आ रही है? मेरी विग कहाँ है? दिव्या जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी विग अपने सर पर लगा लेती है। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? लगता है आजकल अपने बालों का जरा भी ख्याल नहीं रखती। ऐसा नहीं मम्मी जी, मैं ख्याल रखती हूँ ना। बेटा, तेरे बाल मेरी शान है। तो रख,
मैं तेरे बालों में जैतून का तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मालिश? नहीं, मैं मालिश नहीं करवा सकती। मेरा मतलब है मेरे सर में ना दर्द हो जाता है चंपी से। अरे तो बैठ ना, मेरे हाथों से बड़े दर्द भाग जाते हैं। कांता दिव्या को जबरदस्ती बिठाकर उसके सर में तेल लगाने लगती है। जैसे ही वो चंपी करने के लिए बालों को जोर से रगड़ती, उसकी विग सास कांता के हाथों में आ जाती है। ये क्या हो गया? ये तो मम्मी जी, वो मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी कि मेरे असली बाल नहीं है। मेरे असली बाल तो ये है। तो फिर वो पिंटू? अरे मम्मी जी, कोई पिंटू है ही नहीं। वो तो मैं ही पिंटू बनकर आपसे मिली थी। एक झूठ को छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़े और झूठ का पहाड़ खड़ा हो गया। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बहू ही मेरा दामाद है। अरे कम वक्त, तो क्या जरूरत थी इतना नाटक करने की? अरे माँ, आपने ही तो इतनी लंबी लिस्ट पकड़ाई थी आदर्श बहू की। मैं क्या करता बताओ? सत्यानाश, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी बहू मिल जाए, मेरे लिए अब उतना ही काफ़ी है। और मुझे समझ में आ गया है कि बहू की चोटी से नहीं, उसके गुणों से घर घर बनता है। अच्छा बेटा सुन, ये बॉय कट बाल बढ़ा करना कम से कम कंधे तक तो कर ले, है? फिर बहू तो लगे कम से कम, नहीं तो फिर से तुझे पिंटू बना दूंगी। हाँ, नई बहू रक्षा की आज पहली रसोई है। बहू रक्षा अपनी पाक कला के हुनर को दिखाने के लिए बड़े जतन से पिछले कई घंटों से रसोई में लगी हुई है। मैंने इतनी अच्छी डिशेस बनाई है कि सब लोग बस अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगी। रक्षा के दिल की धड़कनें आज बिल्कुल वैसे ही तेज थी जैसे किसी परीक्षा के समय विद्यार्थी की हुआ करती है। रक्षा खाना टेबल पर लगा देती है और उत्सुक होकर सबकी प्रतिक्रिया जानने के लिए पास में ही खड़ी हो जाती है। अरे रक्षा, तुम भी बैठो ना, हमारे साथ लंच करो। नहीं, आप लोग खाइए ना, मैं सबको अपने हाथों से परोस कर खिलाऊंगी। रक्षा ने महसूस किया कि बाकी सब तो वाकई उसका बनाया हुआ खाना खुश होकर खा रहे हैं, लेकिन सासू माँ के माथे पर बल पड़ रहे हैं। मम्मी जी, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा क्या आपको? खाने में मिर्ची ज्यादा है क्या? ठीक है, बस मेरे मन का नहीं है। पहली रसोई पर ही सास की ऐसी प्रतिक्रिया से रक्षा को दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन फिर भी बहू का कर्तव्य तो यही है कि वो अपने गुणों से सास का मन जीत ले। ससुराल आने से पहले रक्षा की माँ ने उसे यही सिखाया था, इसलिए उसने सासू माँ की बात को दिल पर नहीं लगाया। अब हर रोज रक्षा जो भी बनाती, घर में बाकी लोग तो खुशी खुशी खा लेते, लेकिन सासू माँ के चेहरे पर कभी भी संतुष्टि नजर नहीं आती। कुछ दिन बीतने के बाद, मम्मी जी, मैं जो भी बनाती हूँ आप कभी भी खुशी खुशी नहीं खाती। आप बताइए ना, मेरे हाथ के खाने में क्या परेशानी है? बहू, परेशानी तो कुछ नहीं, लेकिन तेरे हाथ के खाने में मुझे स्वाद ही नहीं आता। मम्मी जी, आप ऐसा करिए, आज आप बनाकर मुझे खिलाइए, मैं भी तो खाकर देखूं आखिर ऐसा क्या है आपके हाथ में जो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे पता तो चले आखिर आप कौन सा स्वाद ढूंढ रही हैं जो मैं आपके लिए बना नहीं पा रही हूँ। रक्षा की बात सुनकर कांता रसोई में जाकर सब्जी बनाने लगती है। बहू रक्षा भी एक तरफ खड़ी होकर सास को सब्जी बनाते हुए देख रही थी। वो देखती है कि कांता ने कोई स्पेशल रेसिपी तो फॉलो नहीं की, बल्कि उन्होंने तो बहुत ही सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद कांता रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद, ला बहू, खाना लगा दे, बहुत जोर की भूख लग गई है। रक्षा खाना टेबल पर लगा देती है। खाने का पहला कोर मुंह में डालते ही कांता का चेहरा खिल उठा था। आज आया है खाने में स्वाद। आज तू ना मेरे लिए एक और रोटी बना लेना, आज तो मैं जी भर के खाने वाली हूँ। पता नहीं ऐसा क्या स्पेशल है मम्मी जी की सब्जी में जो ये इतना खुश होकर खा रही हैं। रात को अपने कमरे में, रोहन, मुझे समझ में नहीं आता मेरे हाथ के खाने से मम्मी जी को ऐसी क्या दिक्कत है कि वो कभी भी मेरा बनाया खाना खुशी से नहीं खाती। आज उन्होंने खुद बनाया तो देखो कैसे खुश होकर खा रही थी। अच्छा ये बताओ आज क्या बना था? आलू मटर, एकदम सिंपल सी सब्जी बनाई मम्मी जी ने। और मैं रोज घंटों रसोई में खड़े होकर नई नई डिश बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने अपने ही खाने की तारीफ की। मेरे हाथ के बनाए खाने की तरफ तो वो कभी मुस्कुरा कर भी नहीं देखती। जब भी पूछो कैसा बनाया तो यही कहती है, मेरा खाने का मन नहीं बना। रक्षा, सच सच बताओ, तुम्हें वाकई समझ में नहीं आया कि आज के खाने में क्या अलग था? नहीं रोहन, मुझे नहीं समझ में आया, आप बताओ ना। रक्षा, मम्मी मटर की दीवानी है।
मटर के सीजन में वो बस मटर खाकर ही खुश होती है। और तुम जब से आई हो मिक्स वेज, दाल मखनी और पनीर टिक्का ऐसी ही डिशेस खाने को मिल रही है। हालांकि मैं और पापा तो बहुत खुश होकर तुम्हारे हाथ का बना खाना खाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ मटर खाकर हम दोनों तो उब जाते हैं। लेकिन मम्मी की तो जान अटकी रहती है मटर में। जब से तुम आई हो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मम्मी को उनके मन का खाना नहीं मिल पा रहा, इसलिए उन्हें स्वाद नहीं आता। बस इसीलिए उनका मुंह खाना देखकर लटक जाता है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि उन्हें मटर पसंद है। और मम्मी जी भी मेरी सारी डिशेस को बस यही जवाब देती है, मज़ा नहीं आया। कभी ये नहीं कहती कि तुम मटर बनाया करो। चलो जो हुआ सो हुआ। अब तुम देखो मैं कैसे मम्मी जी को खुश करती हूँ। अगले दिन सुबह, मम्मी जी नाश्ता तैयार है, अब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। अरे बहू, आज ऐसा क्या बना लिया तू ना जो इतना खुश होकर बुला रही है मुझे? मम्मी जी आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। आज मैंने आपकी मनपसंद मटर की कचौरी बनाई है। अरे वाह, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। बस तू जल्दी से ले आ। रक्षा बड़े प्यार से सास कांता और बाकी के परिवार वालों को कचौड़ियाँ सर्व करती है। कचौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट बनी थी, इसलिए घर में सभी लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे हाथ का खाना खाकर सभी लोग खुश हुए। मम्मी जी भी खुश लग रही थी। अब तो मैं प्रण लेती हूँ मटर के सिवा और कुछ नहीं बनाऊंगी। शाम के समय, मम्मी जी मैंने मटर पनीर बनाया है, अब ज़रा चख कर बताओ ना कैसा बना है। अरे बेटा, तूने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। ला तू बस खाना लगा दे। मटर का नाम सुनकर मुझसे रहा ही नहीं जाता। जी मम्मी जी अभी लाई। मटर पनीर की सब्जी भी कांता वाह वाह करके चट कर जाती है। अब तो रक्षा ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर हर बार खाने में मटर का कुछ न कुछ व्यंजन बनाकर परोसती। कभी मटर के पराठे तो कभी कचौड़ियाँ, कभी आलू मटर तो कभी पनीर मटर, कभी मटर की सूखी सब्जी तो कभी ग्रेवी वाले। लेकिन घुमा फिरा कर जब एक सप्ताह तक थाली में मटर ही आती रहती है तो घर में अब सभी के चेहरे मटर को देखकर उतरने लगते हैं। एक सप्ताह के बाद, अरे बहू, आज खाने में क्या बनाया है? पापा जी मटर मशरूम। ठीक है बेटा, ऐसा करना, मुझे तो तुम मशरूम ही देना। मटर अपनी सास की कटोरी में भर देना सारे। लेकिन पापा जी मशरूम तो बस मैंने ज़रा से ही डाले हैं, बाकी तो सारी मटर ही है। अच्छा ठीक है बेटा, ले आओ जो भी है। अब जो बना है खाना तो वही पड़ेगा। अच्छा बेटा, हो सके ना तो आज रात के लिए तुम कुछ और बना लेना, नहीं तो मेरा खाना मत बनाना। मुझसे ये रोज़ रोज़ मटर नहीं खाई जाती। इतनी गैस हो रही है कि क्या बताऊं। पिछला मटर हजम हो नहीं पाता कि फिर से तुम मटर का खाना बना देती हो। ऐसा लगता है अब तो गैस का गोला बनकर किसी दिन मैं ही फट जाऊंगा। पापा जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, शाम को मैं गोभी बना दूंगी, आप खुश? ठीक है बेटा, खुश रहो। शाम के समय, रक्षा बेटा, आज तो गोभी बनाई है ना तुमने? एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया मुझे इस घर में किसी सब्जी की शक्ल देखे हुए। लाओ बेटा जल्दी से ले आओ। रक्षा ससुर जी को खाना परोसती है। हे भगवान, ये चल क्या रहा है हमारे घर में? मैंने कहा था अगर मटर बनाना तो मेरी रोटी मत बनाना, फिर भी तुमने मुझे खाने के लिए टेबल पर बिठा लिया। अरे पापा जी आपने कहा था आलू गोभी की सब्जी बनाने को, देखो आलू गोभी बनाई है मैंने। अच्छा ये आलू गोभी है, तो ये हरा हरा क्या है सब्जी में? मुझे बेवकूफ समझ रही हो? नहीं पापा जी देखिए ना, आलू गोभी देखकर आप खुश होकर खा लीजिए और मटर देखकर सासू माँ खुशी खुशी खा लेंगी। बस समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। अरे बेटा, अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। अब भगवान के लिए मटर डालना बंद कर दो। और भाग्यवान क्या टुकुर टुकुर सुन रही हो बैठकर? कुछ बोलोगी या नहीं? हाँ बेटा, सबकी पसंद का भोजन बनाओ। कल ऐसा करना, कुछ अलग बना लेना। अब ये पूरी कचौड़ी मत बनाना। ठीक है मम्मी जी। अगली सुबह, क्या बनाया है भाई आज हमारी किचन क्वीन ने? आज तो कुछ अलग बनाया है ना? हाँ, आज मैंने बिल्कुल भी तला भुना नहीं बनाया। आज मैंने बनाया है सिंपल और स्वादिष्ट पोहा। चलो ये तुमने अच्छा किया, हल्का ही बना लिया। चलो जल्दी से लगा दो टेबल पर, मुझे लेट हो रहा है। रक्षा टेबल पर सबके लिए प्लेट में नाश्ता लगाती है। अरे श्रीमती जी, ये कौन सा पोहा बनाया है आपने? इसमें भी मटर डाल दी तुमने? देखो मटर का सीजन है और मटर तो हर खाने का स्वाद बढ़ाती है, इसलिए मैंने डाल दी। खाकर देखो तो कितना स्वादिष्ट बना है। अरे मुझे नहीं खाना ये मटर। ऐसा है तो जाओ बाहर जाकर खाना खा लो, ज्यादा हल्ला मत करो। जो बन गया मतलब बन गया। अरे मम्मी, कोई कितने मटर खाएगा? अब सास बहू लग रहा है कि पागल हो गई हो। रोहन बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के समय,
अच्छा बहू, ऐसा करो आज मटर का कुछ ना बनाना। पापा जी भी गैस गैस चिल्ला रहे हैं 2 दिन से। तुम ऐसा करो, उनके लिए खिचड़ी बना दो और बाकी सबके लिए दाल। ठीक है मम्मी जी। रात को खाने के समय बहू मेरा खाना मत लगाना, मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। पापा जी घबराइए नहीं, मैंने आपके लिए इतनी बढ़िया खिचड़ी बनाई है, खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। भगवान भला करे तुम्हारा। जाओ लेकर आओ। खिचड़ी को देखकर ससुर जी अपना माथा पीट लेते हैं। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? खिचड़ी में मटर कौन डालता है? मटर से बचने को मैंने खिचड़ी बनवाई और तुमने उसमें भी मटर झोंक दी। अरे पापा, आप ऐसा करो, दाल रोटी खा लो। हमारे लिए दाल बनी है आज। देखिए तो कितनी खूबसूरत दाल बनाई है मैंने, खाइए कभी ऐसी दाल। रक्षा, दाल खूबसूरत नहीं पौष्टिक होनी चाहिए। और उसमें भी मटर डालकर तुमने इसके भी न्यूट्रिएंट खत्म कर दिए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें बताया कि मम्मी को मटर पसंद है। बेटा माफ़ कर दे हम सबको। आज के बाद मैं कभी नहीं कहूँगी कि मुझे मटर पसंद है। और तूने तो दाल, खिचड़ी, पूरी, पराठा कुछ नहीं छोड़ा जिसमें मटर ना डाली हो। अरे बाबा, इतनी भी मटर नहीं खानी थी मुझे। क्या मम्मी जी, कल तो मैं मटर की खीर बनाने वाली थी। मैंने सोचा जब मटर की बाकी डिशेस बन सकती है तो स्वीट डिश क्यों नहीं। मटर की खीर? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, अब मुझे चक्कर आ जाएगा। सास ससुर के बहुत समझाने पर आखिर में रक्षा बिना मटर का खाना बनाने को तैयार हो जाती है। अरे भाई, ये मसला तो किसी तरह हल हो गया। लेकिन कहीं आपके घर में भी तो कोई मटर लवर तो नहीं, और अगर है तो आप भी उन्हें सुधारने के लिए ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला के 2 बच्चे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। बेटी शादी करके अपने घर जा चुकी थी। वहीं घर में एक वर्किंग बहू आ चुकी थी। अब शुक्ला जी रिटायर होके पेंशन के मजे ले रहे थे। एक दिन की बात है। वाह शुक्लाइन, अब तो बहू आ गई है घर में, सारे काम से छुट्टी। सो तो है बहन, अब वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कितना काम करूंगी मैं। तभी बहू चाय नाश्ता लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए चाय। आंटी जी चाय। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। हाँ तुम्हारी बहू वर्किंग है? हाँ बहन, लेकिन क्या फायदा, 1 रुपया तो घर में देती नहीं। पता नहीं क्या करती है, अपने पे ही उड़ा देती होगी। बचकर रहना, पता लगा पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले और नौकर बनाकर छोड़े। भाई बुरा मत मानना, फैक्ट बता रही हूँ मैं तो। पता है मुझे भी, मैं भी ना लगाम खींच कर रखती हूँ इसीलिए। चलो बहन, अब थोड़ा सा आराम कर लो, इजाजत दो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर पड़ोसन वहां से चली जाती है। तभी ससुर जी वहां आते हैं। अरे ओ श्रीमती जी, कहाँ हो? कमर में दर्द है, बस थोड़ा लेट कर कमर सीधी कर रही थी। रुको, मैं मेडिकल से दवाई ला कर देता हूँ। अरे अपने पैसे क्यों खर्च करना है, बेटे को कह दो वही लेके आएगा। अरे भाई मियाँ बीवी इतना कमाते हैं, इतना नहीं करेंगे क्या हमारे लिए? हाँ ये भी तो है, बोल देता हूँ उसे। फिर ससुर बेटे को कॉल करके कमर दर्द की दवा लेने को कह देते हैं। वहीं रजत मेडिसिन ऑनलाइन मंगवा लेता है। देखो माँ की कमर में दर्द है, फिर भी महाशय के लिए काम जरूरी है। यह नहीं कि ऑफिस पास में है, माँ को दवा दे आऊं। तभी घर की बेल बजती है। अब न जाने कौन आ गया। दरवाजा खोलोगी तो पता चलेगा ना। सास दरवाजा खोलती है तो डोर पर डिलीवरी बॉय था। मैम, मेडिसिन रजत शुक्ला जी ने ऑर्डर की थी। अच्छा अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी देनी है क्या? है? नहीं, प्रीपेड है। थैंक यू मैम। लो, तुम्हारे साहबजादे ने मेडिसिन ऑर्डर कर दी। चलो, बीवी के आने के बावजूद ख्याल तो है माँ बाप का। ख्याल होता तो खुद आके दे जाता, किसी पराये से भिजवाया है। पैसे का घमंड है और क्या। और इतना कमाते हैं, लेकिन लालच तो देखो, कभी 1 रुपया माँ बाप के हाथ पर नहीं रखते। हाँ सही कह रही हो। और जो भी देते हैं वो कौन सा हमारा है, आज नहीं तो कल मांग ही लेंगे। वैसे आज रेंट लेने जाना है, वो हमारे पुराने वाले बंगलों का और दुकान का। तो फिर जाओ लेके आओ ना। ससुर जी रेंट के पैसे लेने चले जाते हैं। वहीं शाम में वो अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आते हैं। अरे शगुन भाई साहब, आपको कहाँ मिल गई है? आइए आइए भाई साहब, बैठिए। शुक्रिया भाभी जी।
मैं रेंट के पैसे लेने गया था ना, तो वहीं मिल गया शगुन। बड़े दिनों बाद आए हैं भाई साहब, खाना खा के ही जाइएगा, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर मालती चाय नाश्ता लेने चली जाती है। और बताइए भाई साहब, बहू बेटा कैसे हैं? और आपका पोता हुआ है ना, वो कैसा है? घर परिवार का तो पूछो ही मत भाभी जी, अब उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाई साहब? 4 साल हो गए जब बहू आई थी, तब से ही बेटे को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी बहू बेटे ने अपने नाम कराकर मुझे और सुमित्रा को घर से निकाल दिया। अब बस आपकी बंगलों के पीछे वाले मैदान में झोपड़ी बनाकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ शगुन तेरे साथ, तूने कभी बताया भी नहीं। तू तो कहता था कि सब मजे में है। और क्या ही कहता, तू ही बता। शुरुआती दौर में सब बढ़िया था, खूब सेवा की जाती थी। धीरे धीरे कब दोनों ने ऐसा किया मुझे पता ही नहीं चला, और आज ये नौबत आ गई। माँ बाप को दुखी करके कभी कोई सुखी नहीं रहा भाई साहब। हम भी क्या दुख भरी बातें करने लगे। चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए आप। ऐसे ही बातचीत होती रहती है। फिर कुछ समय बाद शुक्ला जी के दोस्त अपने घर चले जाते हैं। वहीं अब शुक्ला और शुक्लाइन के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उनके बहू बेटा भी उनके साथ वैसा ही ना करे जैसा शगुन के साथ हुआ है। एक दोपहर में पोस्टमैन आता है। जी कहिए। ये शुक्ला जी के पेंशन के पैसे आए हैं। जी लाइए। तभी शुक्ला जी जल्दी से लपक कर अपने पेंशन के पैसे ले लेते हैं। लाओ लाओ, कहाँ सिग्नेचर करना है? यहाँ। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। पोस्टमैन के जाने के बाद रजत कहता है, मैं तो लिफाफा लेके आपको ही देता ना पापा। मैंने सोचा खुद ही आके ले लेता हूँ। क्यों, क्या हो गया? माँ जी ये लीजिए घर खर्च के लिए पैसे। सैलरी आ गई क्या बहू? हाँ माँ जी ये लीजिए, ये 20,000 है, ये रखिए। और बाकी पैसे घर खर्च के लिए, जो बचे हैं उसमें मैं घर का सामान लेकर आऊंगी। ठीक है। फिर बहू अपनी सैलरी से घर का सारा सामान भरवा देती है और छोटे मोटे खर्चों के लिए ऑलरेडी सास को पैसे भी दे देती है। वहीं माता पिता की दवाई हो या अन्य जरूरतें बेटा अपनी सैलरी से मंगवा कर दे देता और अपनी सैलरी से कुछ पैसे उन्हें हर महीने भी देता। एक दिन रात में ससुर जी के पैर में काफी दर्द हो रहा था। पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये पेन किलर खाकर सो जाइए ना, क्यों तंग कर रहे हो? ना सोते हो ना सोने देते हो। सुनिए ना, लगता है पिताजी के पैर में दर्द है। मैं जाके मालिश कर देता हूँ। ये ठीक रहेगा। एक काम करती हूँ, मैं भी आती हूँ साथ में, इसी बहाने मैं भी माँ जी की सेवा कर दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर दोनों माता पिता के कमरे में जाके उनकी सेवा करते हैं और तब तक वापस नहीं आते जब तक वो सो ना जाए। 2 बज गए रात की, सुबह 5 बजे उठना भी है। तो चलो अब तो सो जाए जल्दी से। वैसे भी माता पिता की सेवा करना सबसे पहला धर्म है संतान का। सो तो है जी, और वो खुश तो हम भी खुश। इसी तरह दोनों बहू बेटे हर समय बस अपने माता पिता की भलाई के लिए ही सोचते और उन्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देते। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला और शुक्लाइन जी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मैं क्या सोच रही हूँ, हम तो बूढ़े हो रहे हैं और अगर हमारे बेटा बहू ने भी हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो? वैसे भी ना इनके लक्षण ठीक नहीं लगते मुझे। हाँ, दोनों लालची है। इतना कमाते हैं लेकिन माँ बाप को देने के लिए कौड़ी में पैसे देते हैं। ये नहीं सोचते कि अकेले पेंशन से कैसे मैनेज करते होंगे हम। और हम बूढ़े हो गए तो ये लोग तो हमारी सेवा भी नहीं करेंगे। बेटी अपने घर है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो बेच खाएंगे हमें। मैं वैसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। जब बहू बेटा हमारे सगे नहीं रहेंगे तो हम क्यों रहे? मैं सोच रहा हूँ कि एक बच्चा गोद ले लेते हैं और उसे पालेंगे, वही बनेगा हमारे बुढ़ापे का सहारा। क्योंकि ये दोनों को तो मैं अपनी जायदाद का एक टुकड़ा तक नहीं देने वाला। सही कह रहे हो जी। सारे घरों के रेंट, पेंशन, इनकी कमाई, कितना पैसा आता है हर महीने घर में, लेकिन सब निकल जाते हैं दोनों। अब वो नौबत ही नहीं आएगी भाग्यवान, चिंता मत करो। आज ही मैं वकील को बुलाकर उसकी राय ले लेता हूँ। जिसके बाद शुक्ला जी अपने पर्सनल लॉयर को बुला लेते हैं और उसे सारी बात बताते हैं।
देखिए शुक्ला जी, मेरी राय मानो तो बच्चा गोद ना लो, उसी में भलाई है। वैसे भी आपकी उम्र भी बीत चुकी है, कहाँ बुढ़ापे में फिर से बच्चा पालोगे पोसोगे। अपना बुढ़ापा अच्छे से बीते इसीलिए तो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। उसे हम पालेंगे तो वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। बाकी रही प्रॉपर्टी की बात, तो दोनों बच्चों को साथ बिठाकर अच्छे से बात कर लो, वही ठीक रहेगा। ठीक है, देखता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। वकील के जाने के बाद ये वकील का भी ना दिमाग खराब हो गया है। गड्ढा सामने दिख रहा है और वो मुझे गड्ढे में कूदने की राय दे रहा है। बताओ। मैं तो कहती हूँ आज ही चलकर पास वाले अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते हैं। इतना भी आसान नहीं होता ये सब। मैं बात करता हूँ अनाथ आश्रम के लोगों से। फिर ससुर जी बच्चा गोद लेने के प्रोसेस में लग जाते हैं। वहीं उनके बेटा बहू रात दिन बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन शुक्लाइन जी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। उन्हें तो बस यही लगता था कि उनके बेटा बहू उनके दुश्मन है। और कुछ दिनों बाद वो एक 5 साल का बच्चा गोद ले लेते हैं और उसे जब घर लेकर आते हैं। माँ, ये किसका बच्चा है? ये मैंने गोद लिया है। अच्छा, बहुत ही प्यारा है ये बच्चा। अच्छा हुआ आपने बच्चा गोद ले लिया, बेचारे को एक परिवार मिल गया। हाँ। वहीं रजत जब घर में आता है और माता पिता का गोद लिया हुआ बच्चा देखता है तो पापा, ये बच्चा किसका है? पापा, ये मेरे बड़े भैया है क्या? हाँ बेटा, मैंने बच्चा गोद लिया है रजत। अच्छा, आपने बताया भी नहीं। सोचा गोद लेके सरप्राइज दे दूंगा। अच्छा किया पापा। वैसे भी घर में बच्चे के रहने से रौनक रहती है और इसी बहाने उसे एक परिवार मिल गया। कमरे में इनको बच्चा चाहिए था तो कह देते, हम भी कभी ना कभी तो बेबी प्लान करने ही वाले थे ना। कुछ साल बाद की जगह अभी कर लेते। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें उनका बचपन चाहिए था। अब हम बड़े हो गए ना, शायद उन्हें फिर से पेरेंट्स बनने का मन किया होगा। हाँ, ये भी है। खैर, माँ बाबूजी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। और इसी तरह बात आई गई हो जाती है। वहीं एक दिन रजत ऑफिस से जल्दी घर आता है और जैसे ही घर में एंटर करने वाला था उसको कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वहीं रुक जाता है। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, मैंने सारी प्रॉपर्टी पिंकू के नाम करवा दी है। अब रजत और उसकी बीवी क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी लालच कर ले, प्रॉपर्टी का एक तिनका तक हाथ नहीं लगने दूंगा उनके। हाँ जी, सपने देखे बस दोनों मियाँ बीवी, लालची कहीं के। मतलब मम्मी पापा ने ये बच्चा इसलिए गोद लिया क्योंकि इन्हें लगता है कि हम दोनों को प्रॉपर्टी की लालच है और इनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। अरे हमने तो हमेशा यही सोचा कि मम्मी पापा को कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो और हमेशा उनकी सेवा की। जिसके बाद रजत को ये सब जानकर काफी दुख होता है और वो अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर चला जाता है। साथ ही माता पिता के लिए एक नौकर लगा कर जाता है। अगले दिन जब सुबह माता पिता उठते हैं, साहब जी, मुझे रजत साहब ने यहाँ काम करने के लिए रखा है और ये आपके लिए एक चिट्ठी छोड़कर गए हैं। अरे गया कहाँ वो? ये तो वही जाने। पापा प्रणाम। जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा है और नाराज भी। मैंने तो कभी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ना ही मेरी बीवी ने। हमने तो आपसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मुझे पता है कि आपको लगता है कि हम दोनों पति पत्नी को आपकी प्रॉपर्टी की भूख है और इसीलिए आपने बच्चा गोद लिया। मम्मी पापा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी खुशी हमारी खुशी है, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। रामू को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, वो आप दोनों का ख्याल रखेगा और हर महीने पैसा भिजवा दिया करूँगा। प्रणाम। ये पढ़कर दोनों पति पत्नी निशब्द हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती है।